एक सवाल है जो अक्सर मेरे दिमाग में घूमता है, खासकर जब मैं अपने आसपास 50-55 की उम्र पार कर चुके लोगों को देखता हूँ। हम्म। ऐसा क्या हो जाता है, मतलब 58 की उम्र के बाद की जिंदगी का मतलब डॉक्टर, क्लिनिक के चक्कर और दवाइयों की एक लंबी लिस्ट बन जाता है। क्या जीवन की ये दूसरी पारी सिर्फ इसी के लिए बनी है? ये सवाल तो हम सबको परेशान करता है। और जो दस्तावेज आज हमारे पास है वो साफ कहते हैं कि नहीं, ऐसा होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अच्छा। हाँ, ये एक बड़ी मजेदार सोच सामने रखते हैं। प्रकृति की पाठशाला, यानी आप कह सकती हैं स्कूल ऑफ नेचर। प्रकृति की पाठशाला। और इस पाठशाला का पहला सबक यही है कि अच्छी सेहत कोई लॉटरी या कोई चमत्कार नहीं है। ये बस एक सही सिस्टम को अपनाने का नतीजा है। सिस्टम, ये शब्द बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे ही सेहत की बात आती है ना, तो अनुशासन जैसा एक भारी भरकम शब्द दिमाग पर बोझ डालने लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल। कि सुबह 5 बजे उठो, ये मत खाओ, वो मत पियो, और ज्यादातर लोग तो वहीं हार मान लेते हैं। सही बात है। लेकिन यहाँ बात एक ऐसे सिस्टम की हो रही है जो शायद शायद हमारे अंदर पहले से मौजूद है। बिल्कुल। और आज हम इन्हीं दस्तावेजों की मदद से दो बिल्कुल अलग रास्तों की गहराई में उतरेंगे। एक रास्ता सेठ धनराज का है, जो बीमारी और भ्रम की ओर जाता है, आह, और दूसरा रास्ता है मास्टर दीनानाथ का, जो सेहत और एक गहरी समझ की ओर ले जाता है। और मजेदार बात यह है कि दोनों की उम्र एक ही है, बस उनके सिस्टम वो बिल्कुल अलग अलग है। तो चलिए इन दोनों रास्तों को जरा परत दर परत समझते हैं। हम्म। और शुरुआत शायद उस रास्ते से करते हैं जिस पर आजकल ज्यादातर लोग अनजाने में ही चल पड़ते हैं। कहानी हमें सेठ धनराज से मिलवाती है। हाँ, नाम से ही लगता है कि पैसे की तो कोई कमी नहीं होगी। कमी बिल्कुल नहीं है, पैसा तो बेशुमार है। सेठ धनराज ने मतलब पूरी जिंदगी एक मशीन की तरह काम करके दौलत कमाई है। लेकिन आज उनकी हालत ये है कि वो दवा बनाने वाली कंपनियों के सबसे सबसे वफादार ग्राहक बन गए हैं। अच्छा। उनकी सोच बड़ी सीधी है। शरीर में कोई भी तकलीफ हो, बाजार में उसकी एक गोली मौजूद है। सिर दर्द की अलग, गैस की अलग, नींद ना आए तो उसकी भी अलग। उनका बाथरूम तो एक दवाइयों की दुकान जैसा लगता है। मतलब समाधान शरीर के अंदर खोजने के बजाय वो उसे हमेशा बाहर बाजार में खोज रहे हैं। और यहीं पर वो एक बड़े भ्रम में फंस गए हैं। अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो इन दस्तावेजों का सार ये है कि बाजार हमें सुविधा बेचता है, स्वास्थ्य नहीं। वाह, ये बहुत गहरी बात है। सेठ धनराज एक ऐसे सिस्टम में जकड़े हुए हैं जहां उनके शरीर को अपनी समस्याओं को खुद ठीक करने का मौका ही नहीं दिया जा रहा। उनका शरीर बाहरी केमिकल्स पर इतना निर्भर हो गया है कि वो अपनी असली ताकत ही भूल गया है। बस महंगे महंगे एडिटिव्स डालकर काम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या खूब मिसाल दी है। बिल्कुल यही हो रहा है। शरीर अंदर से मदद के लिए पुकार रहा है और सेठ जी उसे एक और गोली देकर चुप करा देते हैं। इन दस्तावेजों में इसे बीमारी वाला रास्ता कहा गया है। ये अंधेरे और भ्रम का रास्ता है। अंधेरा इसलिए क्योंकि सेठ जी को ये पता ही नहीं कि उनके शरीर के पास खुद को ठीक करने की एक अपनी समझ है, एक अपनी इंटेलिजेंस है। वाकई, ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। मतलब शरीर की अपनी एक बुद्धि है और हम दवाइयां लेकर असल में उसकी आवाज को दबा रहे हैं। ये तो एक दुष्चक्र जैसा लगता है। बिल्कुल। तो सेठ धनराज का रास्ता तो पूरी तरह से बाहरी चीजों पर निर्भरता का है, जो सुनने में ही थका देने वाला लगता है। पर क्या क्या इसका कोई विकल्प भी है? क्या इन्हीं दस्तावेजों में कोई ऐसा इंसान है जो इसी उम्र में एक अलग ही कहानी जी रहा हो? हाँ, और यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। अब हम दूसरे रास्ते पर आते हैं, जो है मास्टर दीनानाथ का रास्ता। अच्छा। दीनानाथ जी भी उसी उम्र के हैं, लेकिन उनकी दुनिया सेठ धनराज से मतलब जमीन आसमान के फर्क पर है। और उनकी कहानी का आधार कोई सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि विज्ञान है। विज्ञान। हाँ, उनकी जीवन शैली 2017 के नोबेल पुरस्कार विजेता शोध पर आधारित है, जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं। सर्केडियन रिदम, ये सुनने में तो बड़ा मतलब वैज्ञानिक सा लगता है। हाँ, शब्द थोड़ा मुश्किल है, पर क्या ये वही चीज है जो हमारे दादा दादी कहते थे कि भाई सूरज के साथ उठना बैठना, या इसमें कुछ और भी गहरा है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये उसी पुरानी समझ को अब विज्ञान की भाषा में समझाना है। हमारे शरीर के अंदर एक घड़ी है, एक बायोलॉजिकल क्लॉक, जो लाखों सालों से सूरज के हिसाब से चलती आ रही है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाली खोज यही बताती है कि सेहत सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप क्या खाते हैं, बल्कि इस पर भी कि आप कब खाते हैं। अच्छा, ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। तो
तो ये घड़ी काम कैसे करती है? इसे ऐसे समझिए, हमारा शरीर दिन में एक किचन की तरह काम करता है ओके, और रात में एक रिपेयर वर्कशॉप की तरह। किचन और रिपेयर वर्कशॉप। जब सूरज उगता है तो शरीर की घड़ी सारे सिस्टम को कहती है, चलो काम पर लग जाओ। पाचन तंत्र सक्रिय हो जाता है, ऊर्जा बनाने वाले हार्मोन निकलने लगते हैं। ये खाने और काम करने का सबसे अच्छा समय है। और रात में जब सूरज ढल जाता है तब? सूरज ढलते ही ये जैविक घड़ी शरीर के हर सेल को संदेश भेजती है, किचन बंद, अब वर्कशॉप का समय है। इस समय शरीर दिन भर की टूट-फूट की मरम्मत करता है, जहरीले पदार्थों को बाहर निकालता है और अगले दिन के लिए ताकत बचाता है। मास्टर दीनानाथ ने कोई जादू नहीं किया, उन्होंने बस अपने शरीर के इस टाइम टेबल का सम्मान करना शुरू कर दिया। मतलब वो सूरज उगने के आसपास उठते हैं और सूरज ढलने के बाद भारी भोजन से बचते हैं। बिल्कुल। अरे वाह! मतलब सेठ धनराज की समस्या ये है कि वो अपनी रिपेयर वर्कशॉप में रात के 11 बजे पिज़्ज़ा भेज रहे हैं, जब सारे मैकेनिक यानी हमारे सेल्स घर जा चुके हैं। बिल्कुल, और फिर वो हैरान होते हैं कि शरीर ठीक से काम क्यों नहीं कर रहा। मास्टर दीनानाथ के सिस्टम की खूबसूरती ये है कि इसमें कोई सख्त अनुशासन नहीं है, बस एक गहरी समझ है। सही बात है। जब शरीर को पता होता है कि कब खाना पचाना है और कब मरम्मत करनी है, तो बीमारियां अपने आप कम होने लगती हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, ये सुनने में जितना आसान लगता है, क्या असल में उतना ही है? मतलब आज की दुनिया में जहाँ देर रात तक काम करना, नाइट शिफ्ट और वीकेंड पर पार्टियां आम हैं, क्या सूरज के साथ अपने रूटीन को जोड़ना मुमकिन भी है? बहुत जरूरी सवाल है ये, और इसका जवाब है कि हमें इसे एक नियम की तरह नहीं, बल्कि एक सिद्धांत की तरह देखना होगा। अच्छा। अगर कोई नाइट शिफ्ट में काम करता है तो जाहिर है वो सूरज के साथ नहीं चल सकता, लेकिन वो भी अपने 24 घंटों में एक दिन और एक रात का पैटर्न बना सकता है। मतलब कैसे? मतलब एक 8-10 घंटे का ईटिंग विंडो और बाकी 14-16 घंटे का रिपेयर विंडो रख सकता है। जरूरी ये है कि शरीर को मरम्मत के लिए लगातार बिना बाधा के समय मिले। ठीक है। शुरुआत में हफ्ते में सिर्फ 2-3 दिन भी ऐसा कर लिया जाए तो शरीर उस लय को पकड़ना शुरू कर देता है। ठीक है, तो हमारे पास दो बिल्कुल अलग तस्वीरें हैं। एक सेठ धनराज हैं जो बाजार के बनाए सिस्टम में फंसे हैं, दूसरे मास्टर दीनानाथ हैं जो प्रकृति के वैज्ञानिक सिस्टम के साथ जी रहे हैं। लेकिन सच कहूं तो मास्टर दीनानाथ का जीवन आज भी बहुत से लोगों के लिए एक आदर्श जैसा लग सकता है, जिसे पाना मुश्किल हो। हाँ, ये बात सही है। क्या इन दोनों के बीच का कोई रास्ता है, किसी आम इंसान का रास्ता? है, और वही इस कहानी का सबसे व्यावहारिक हिस्सा है। कहानी हमें प्रकृति की पाठशाला के एक छात्र से मिलवाती है। ये छात्र ना तो सेठ जितना अमीर है, ना ही मास्टर दीनानाथ जितना साधक। वो बस एक आम इंसान है जो बदलाव चाहता है। और वो हमें सिखाता है कि बड़े बदलाव की शुरुआत हमेशा छोटे कदमों से होती है। यहाँ एटॉमिक हैबिट्स का आइडिया सामने आता है। एटॉमिक हैबिट्स यानी छोटी छोटी आदतें, बिल्कुल। मतलब एक ही दिन में पहाड़ तोड़ने की कोशिश नहीं करनी है। बिल्कुल नहीं। इस छात्र का लक्ष्य बहुत सरल है, हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनना। सिर्फ 1%? हाँ, आज जो किया कल उससे बस 1% अच्छा करना है। ये सुनने में बहुत मामूली लगता है, लेकिन साल के अंत तक यह आपको 37 गुना बेहतर बना देता है। यही कंपाउंडिंग की ताकत है। तो ये छात्र असल में करता क्या है? उसका पहला 1% सुधार क्या होता है? वो अपने सबसे आसान काम से शुरू करता है, अपनी थाली बदलना। इन दस्तावेजों में 2 तरह के भोजन की बात की गई है। मृत भोजन यानी डेड फूड और जीवंत भोजन यानी लाइव फूड। मृत भोजन और जीवंत भोजन? मृत भोजन वो है जिसमें से प्राण शक्ति या जीवन ऊर्जा खत्म हो चुकी है, जैसे पैकेट वाले चिप्स, बिस्किट, प्रोसेस्ड खाना या घंटों पहले बना के रखा गया बासी भोजन। और जीवंत भोजन? जीवंत भोजन वो है जिसमें जीवन है, जो ताज़ा है, जिसमें प्राण भरपूर है, जैसे ताज़े फल, सब्जियां, सलाद और खास तौर पे अंकुरित अनाज। अच्छा। इसे ऐसे समझिए, जब आप पैकेट वाला चिप्स खाते हैं तो आपको थोड़ी देर के लिए मजा आता है, लेकिन शरीर को कोई असली एनर्जी या जान नहीं मिलती। वहीं जब आप एक ताज़ा सेब या कुछ अंकुरित चने खाते हैं तो आप महसूस कर सकते हैं कि शरीर को कुछ पौष्टिक मिला है। सही बात है, एक आपको सिर्फ स्वाद देता है, दूसरा आपको जीवन देता है। बिल्कुल। अंकुरित अनाज ये तो हमारे घरों में होता आया है। हाँ, और इसके पीछे का विज्ञान कमाल का है। जब आप एक बीज को अंकुरित करते हैं तो आप असल में सोए हुए जीवन को जगाते हैं। उस छोटे से अंकुर में पूरे पेड़ की शक्ति और पोषक तत्व भरे होते हैं। मैं एक व्यक्ति को जानती हूँ
जिसने सिर्फ एक छोटा सा बदलाव किया, अपनी सुबह की चाय बिस्किट की जगह एक कटोरी अंकुरित मूंग खाना शुरू किया। वो कहती है कि 1 महीने में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके अंदर एक नया पावर बैंक लगा दिया हो। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। और यहीं पर शायद पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की वो बात भी जुड़ती है जो इन दस्तावेजों में लिखी है, शरीर को मंदिर की तरह पूजना चाहिए। क्या खूब बात कही है। इसका मतलब यही है कि हम जिस तरह एक मंदिर में पवित्रता बनाए रखते हैं, वहां कचरा या गंदी चीजें नहीं डालते, ठीक वही सम्मान और वही देखभाल हमें अपने शरीर को भी देनी चाहिए। बिल्कुल। इस नजरिए से देखें तो शरीर में मृत भोजन डालना वैसा ही लगता है जैसे मंदिर के गर्भगृह में कचरा फेंकना, और जीवंत भोजन वो उस सात्विक और प्राणवान प्रसाद की तरह है जो हम अपने शरीर रूपी मंदिर में श्रद्धा से चढ़ाते हैं। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो रही है। सेठ धनराज का रास्ता, मास्टर दीनानाथ का रास्ता, और फिर इस छात्र का व्यवहारिक रास्ता जो छोटे छोटे कदमों से एक नया स्वस्थ सिस्टम बना रहा है। चुनाव यहीं पर आके टिक जाता है। बिल्कुल। और इन कहानियों का सबसे बड़ा संदेश ये है कि सेहत के लिए किसी सख्त दर्दनाक अनुशासन की जरूरत नहीं है। जरूरत है प्रकृति के उस सिस्टम में धीरे धीरे वापस लौटने की, जिसे हम आज की भागदौड़ में कहीं पीछे छोड़ आए हैं। शरीर बीमार इसलिए नहीं है कि उसमें कोई खराबी आ गई है, बल्कि इसलिए है क्योंकि हम उसे उसकी बनावट के खिलाफ चला रहे हैं। इन दस्तावेजों में एक बहुत ही कमाल की लाइन है जो इस पूरी बात का निचोड़ है। समय वही, आंखें वही, बस किताब बदल गई, परिणाम अपने आप बदल जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका बहुत गहरा मतलब है। समय यानी दिन के 24 घंटे वो सेठ धनराज के लिए भी उतने ही हैं और मास्टर दीनानाथ के लिए भी। सही है। आंखें यानी दुनिया को देखने की क्षमता वो भी सबके पास है, लेकिन किताब का मतलब है हमारा ज्ञान, हमारा नजरिया, हमारा विश्वास तंत्र। अच्छा। सेठ धनराज बाजार की किताब पढ़ रहे हैं जो कहती है कि हर समस्या का समाधान बाहर से खरीदा जा सकता है। और मास्टर दीनानाथ और वो छात्र प्रकृति की किताब पढ़ रहे हैं। हाँ, वो प्रकृति की किताब पढ़ रहे हैं जो कहती है कि समाधान और स्वास्थ्य का असली स्रोत तुम्हारे शरीर के भीतर ही है। उसे सुनो, उसे समझो और उसके साथ तालमेल बिठाओ। तो जैसे ही हम अपनी किताब यानी अपना सिस्टम बदलते हैं, हमारा नजरिया बदलता है, और जब नजरिया बदलता है तो हमारे छोटे छोटे चुनाव बदलते हैं, और अंत में हमारी जिंदगी का परिणाम भी बदल जाता है। मतलब आपको अपना जीवन पूरी तरह उलटने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपनी किताब बदलनी है। बिल्कुल। कमाल है। तो आज की इस पूरी गहरी पड़ताल को अगर हम कुछ मुख्य बिंदुओं में समेटना चाहें ताकि वो आसानी से याद रहें, तो वो क्या होंगे? मेरे हिसाब से 3 सबसे जरूरी बातें हैं। पहली, अपने शरीर की जैविक घड़ी यानी सर्कैडियन रिदम को समझना और उसके साथ थोड़ा ही सही पर तालमेल बिठाने की कोशिश करना। रात को शरीर को मरम्मत का समय देना सबसे जरूरी है। ठीक है। दूसरा बिंदु मेरे ख्याल से भोजन का है। अपनी थाली में जीवंत भोजन की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाना, अमृत भोजन को कम करना। एक फल, थोड़ा सलाद या मुट्ठी भर अंकुरित अनाज से भी शुरुआत की जा सकती है। और तीसरा और सबसे जरूरी, एटॉमिक हैबिट्स का सिद्धांत। सब कुछ एक साथ बदलने की जल्दी में ना पड़ें। सिर्फ 1% रोज बेहतर होने का लक्ष्य रखें, एक छोटी सी अच्छी आदत चुनें और बस उसे लगातार करते रहें। सिस्टम खुद ब खुद बनने लगेगा। ये तीनों बिंदु मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो टिकाऊ है और जिसे कोई भी अपना सकता है। हमारी चर्चा अब खत्म हो रही है, लेकिन हमेशा की तरह हम सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहेंगे जिस पर वो सोच सकें। जरूर। आज हमने पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य की बात की कि शरीर एक मंदिर है। तो आज के लिए विचार ये है, अगर ये शरीर सच में एक मंदिर है, तो आज उस मंदिर में दवा की गोली की जगह कौन सी एक छोटी और सात्विक भेंट चढ़ाई जा सकती है? हो सकता है वो बस एक ताज़ा फल हो, या 5 मिनट के लिए शांत बैठकर अपनी सांसों को सुनना हो, या फिर सूरज ढलने के बाद कुछ भी न खाने का एक छोटा सा संकल्प हो। चुनाव आपका है।